हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन लक्ष्य। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए है। तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी मीर जुमला या फिर ऑप्शन डी अबुल हसन कुतुब शाह। तो वह व्यक्ति जिसने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था वह कौन था? वह मीर जुमला था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीर जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका दमन किसने किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो वह सुल्तान जिसने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था वह कौन था? वह बलबन था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत किसने की थी, किसने उसकी स्थापना की थी? वह इल्तुतमिश था जिसने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। लेकिन इस चीज़ का दमन किसने किया था? इसने बलबन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख या फिर ऑप्शन डी देवगांव अभिलेख। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है एरड़ अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख। यह गुप्त काल का अभिलेख है, एरड़ अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान क्या था? वह स्थान कुशीनगर था। और वर्तमान में कुशीनगर कहाँ है उस तरह से हम ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस ए में दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इसका आंसर, सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा की सभ्यता उससे संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में दिया गया है कि ऑप्शंस में वो सभी स्थल दिए गए हैं और उसमें से कौन सा एक बंदरगाह है उसके वह हमें बताना है। ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ और ऑप्शन डी नागपत्तनम। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वह कौन सा है? इन ऑप्शंस में से लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो कथन दिए गए हैं ये संबंधित हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था? तो हाँ, उस एक्ट में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा कथन है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध भी था, तो यह कथन भी सही है। और तीसरा कथन दिया गया है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में यह उपबंध भी था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। तो इस तरह से ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ हमें
सही ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन से सही कथन हैं। 1, 2, 3, ये तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है यह वक्तव्य? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। तो यह जो कथन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। इन निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था लॉर्ड कर्जन के समय में? ऑप्शन ए दिया गया है तिब्बत का अभियान, ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी है प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम, और ऑप्शन डी है विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और यह जो बंगाल का विभाजन था यही उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बुधु भगत एवं झिंदारी मानकी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, या फिर ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। तो यहाँ पर हमसे नील विद्रोह के बारे में पूछा गया कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नील विद्रोह का नेतृत्व जिन्होंने किया था वे थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया है लेक टिमशा, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लेक मंजिला। यहाँ पर 4 लेक के बारे में दिया गया है सभी ऑप्शंस में। ऑप्शन बी दिया है ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, फिर लेक टिमशा, या फिर लेक मंजिला। ऑप्शन सी है लेक मंजिला, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, और फिर उसके बाद लेक टिमसा। ऑप्शन डी है लेक मंजिला, उसके बाद लेक टिमसा, उसके बाद है ग्रेट बिटर लेक, और फिर उसके बाद लिटिल बिटर लेक। तो इन चारों झीलों में से जो सही क्रम है किस चीज़ का? स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले पड़ता है लेक मंजिला, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस में है। लेक मंजिला के बाद आता है लेक टिमसा, और फिर ग्रेट बिटर लेक उसके बाद आता है, और ग्रेट बिटर लेक के बाद लिटिल बिटर लेक आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यह है कि पहले लेक मंजिला झील आएगा, फिर लेक टिमसा, उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, फिर उसके बाद लिटिल बिटर लेक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेक मंजिला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी स्लेट या फिर ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो यहाँ से हमें पूछा है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। संगमरमर जो है वह एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, क्वार्टजाइट भी एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, स्लेट भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, किंतु ग्रेनाइट जो है यह एक आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पहाड़ियों का नाम दिया गया है जो खदान से संबंधित हैं और आगे उसका स्थान दिया है जहाँ पर ये स्थित हैं। तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ, केमानगुंडी, सिंहभूम या फिर मयूरभंज। तो ये सभी अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इनका हमें मैचिंग बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बेलाडीला की पहाड़ी मध्य प्रदेश दिया है, तो मध्य प्रदेश गलत है क्योंकि बेलाडीला की पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बेलाडीला खान है और ये फिर केमानगुंडी है, केमानगुंडी कर्नाटक में है, सही है। सिंहभूम झारखंड में, ये भी सही है। मयूरभंज उड़ीसा में है, यह भी सही है। बेलाडीला कहाँ पर है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए बेलाडीला, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। बेलाडीला यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया है लेकिन बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा किस नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है रावी नदी की, ऑप्शन बी चेनाब नदी की, ऑप्शन सी झेलम नदी की या फिर ऑप्शन डी व्यास नदी की। तो किशनगंगा जो है यह एक सहायक नदी होती है, यह एक सहायक नदी है झेलम नदी की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है हमें कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, ऑप्शन बी मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह होता है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाने वाला आयु वर्ग जो है वह कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 से 14 आयु वर्ग, ऑप्शन बी 15 से 60 आयु वर्ग, ऑप्शन सी 60 से 80 आयु वर्ग या फिर ऑप्शन डी 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। तो जनांकिकी लाभांश में जो सम्मिलित किया जाता है वह कौन सा आयु वर्ग है? वह होता है 15 से 60 आयु वर्ग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 से 60 आयु वर्ग को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना है किस लिए है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए या फिर ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो स्वाधार योजना जो है यह होती है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ऑप्शन बी लाल फीताशाही को हटाना, ऑप्शन सी विनिर्माण की लागत को कम करना, ऑप्शन डी वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना।
तो मेक इन इंडिया जो है इसका उद्देश्य है, ये नीति है सरकार की, मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है। पीसी महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रथम योजना से, ऑप्शन बी है द्वितीय योजना से, ऑप्शन सी है तृतीय योजना से, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ योजना से। तो पीसी महालनोबिस का नाम जो जुड़ा हुआ है वह जुड़ा है द्वितीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। ऑप्शन डी है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना यह एक संभावित उपाय नहीं है। किस लिए? भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना यह एक संभावित उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। किसमें बताया गया है भारत में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में? ऑप्शन ए है संविधान में प्रदान है, ऑप्शन बी संसदीय कानूनों द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है भारत में उसको विस्तार से बताया गया है, कहाँ पर? संसदीय कानूनों के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय कानूनों द्वारा भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का जो देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद त्यागना है तो वो किसे पत्र लिख करके अपने पद को त्याग सकता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो जब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना पद त्यागना होता है तो वह हमेशा राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, इसमें दिया गया है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, या फिर ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा गृह मंत्री होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। ऑप्शंस में नीति निदेशक तत्व के बारे में दिया गया है कि कौन सा नीति निदेशक तत्व नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन बी एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना,
ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, या फिर ऑप्शन डी युवकों को रोजगार देना। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना यह भी नीति निर्देशक तत्व में है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना यह भी नीति निर्देशक तत्व में है। किंतु युवकों को रोजगार देना यह हमारे नीति निर्देशक तत्व में नहीं दिया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा कि युवकों को रोजगार देना एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवकों को रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? यह हमें ऑप्शन में से चूज करना। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा। यह राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि अनुच्छेद 368 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस और दिए गए हैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं ये आपातकाल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन है। थायमिन जो है यह एक नाम है किस विटामिन का? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B1। तो थायमिन जो है वह नाम होता है विटामिन B1 का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन B1 का नाम है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, या फिर ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो वह कोशिकांग जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है वह होता है प्लाज्मिड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ही आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है इसमें से। इस तरह ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। सूची 2 में दिया गया है टिन, निकिल, सोडियम और क्लोरीन। इन तत्वों, ये सभी तत्व हैं, इन तत्वों को किसमें मिलाकर किसमें कौन सा इधर सूची 1 में जो लिस्ट दिया गया है इसमें से किसमें सूची 2 के तत्व मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे और फिर ऑप्शंस को ढूंढेंगे। जर्मन सिल्वर में निकिल होता है और सोल्डर में टिन होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और हाइपो में सोडियम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा, एक बार हम फिर से मैच कर लेते हैं। जर्मन सिल्वर में निकिल है और सोल्डर में टिन है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है और हाइपो में सोडियम है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 2 निकिल। तो यहाँ पर ए ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑप्शन जो बी का 1 होगा, बी का 1 यहाँ पर भी है, सी का 4 होगा, सी का 4 यहाँ पर है। तो ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जब पानी रखा जाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है कि उसके कारण
उसके अंदर का जल हमेशा ठंडा बना रहता है। तो वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण जल ठंडा रहता है। जब जल की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो वाष्पित हो जाती हैं, तो वो जब वाष्पित होती हैं तो वो मिट्टी के घड़े का जो ऊष्मा होता है उसे ग्रहण करके और वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से वह वाष्पीकरण क्रिया ही है जिसके द्वारा मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण, जिसके कारण मिट्टी के घड़े का जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एवोगैड्रो अवधारणा, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण, या फिर ऑप्शन डी बर्नौली सिद्धांत। तो जो रॉकेट कार्य करता है वह हमेशा कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसी पर रॉकेट कार्य करता है। तो इस तरह से हमने जीएस के सभी प्रश्न देखे जो पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल को फॉलो करें और जो अन्य प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखें और अपने पेट एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करें।